नमस्कार दोस्तों, एमके हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है तुम्हें पाना है सनम। दोस्तों, ये इस कहानी का दूसरा भाग है। कहानी को समझने के लिए पहला भाग अवश्य देखें। पहले भाग का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया गया है। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। निहारिका कमरे में बैठी कुछ सोच रही थी, तभी किसी का फोन आता है। वो देखती है तो सरताज ने किया था। सरताज सो रही थी क्या? निहारिका नहीं। सरताज तो फिर जाग रही थी। निहिरा नहीं, बस सोने ही जा रही थी। सरताज ओह सॉरी, मुझे लगा यहाँ पर भी सुबह होगी। निहिरा आप कैसे हैं? सरताज मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। अपनी फैमिली से दूर कोई अच्छा हो सकता है क्या? निहिरा कुछ नहीं कहती। तभी उसे फ़ोन से किसी लड़की की आवाज़ आई तो सरताज को बुला रही थी। निहिरा ने सुन लिया था। सरताज बाद में फ़ोन करने का कहकर फ़ोन कट देता है। निहिरा फ़ोन दूर फेंक देती है और रोने लगी। वो काफ़ी देर तक रोती रही। उसका फ़ोन बजा। वो फ़ोन उठाकर देखती है जिस पर अत्थर फ्लैश हो रहा था। निहिरा फ़ोन कान से लगा लेती है। उसकी सिसकियाँ अत्थर को सुनाई दे रही थी। अत्थर तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? देखो निहिरा, मुझे डर लग रहा है। बताओ क्या हुआ? अत्थर कहते रह गया। निहिरा फ़ोन कट कर देती है। वो बाथरूम में जाकर शावर के नीचे बैठ गई। करीबन आधे घंटे बाद निहिरा बाहर आती है। उसके कपड़े सारे भीगे हुए थे, बालों से पानी गिर रहा था। वो ज़मीन पर बैठकर खिड़की खुली करने की आवाज़ से खिड़की की तरफ देखती है। रात के 12 बजे। अत्थर को देखकर निहिरा डर गई। वो कुछ कहती इससे पहले ही अत्थर उसे आकर गले लगा लेता। कुछ वक्त बाद निहिरा खुद को अत्थर की बाहों में छोड़ देती है। अत्थर की सांसें उसके कंधे पर आ रही थी। निहिरा को बहुत अच्छा लग रहा था। निहिरा आंखें बंद कर लेती है। काफ़ी देर बाद अत्थर उससे थोड़ा सा दूर होकर उसके चेहरे को अपने हाथों में भर लेता है। उसकी आंखें रोने की वजह से गुलाबी हो गई थी। अत्थर उसके चेहरे पर ठहरे आंसुओं को साफ करता है। निहिरा एकटक उसे देखने लगी। अत्थर क्यों रो रही थी? निहिरा आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। किसी ने देख लिया तो? अत्थर रो क्यों रही थी तुम? निहिरा सरताज उस लड़की के साथ है। अत्थर ये तो तुम जानती थी ना? फिर निहिरा मैं पत्नी हूँ उनकी। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? अत्थर सिर्फ एक रिश्ता जुड़ जाने से इंसान रूह से नहीं जुड़ता। तुम उससे जुड़ ही नहीं पा रही और वो ना तुमसे जुड़ना चाहता है। वो तुम्हारे लायक है ही नहीं। निहिरा वो मुझे कह देते कि उन्हें कोई और पसंद है, मैं कुछ नहीं कहती, चुपचाप शादी से मना कर देती, लेकिन धोखा दिया उन्होंने मुझे। अत्थर अभी भी वक्त है, छोड़ दो उसे। ये सुनकर निहिरा अत्थर को देखने लगी। कुछ पल बाद निहिरा पीछे हटते हुए दूसरी तरफ पलट गई। अत्थर उसकी पीठ को देखता रहा। काफ़ी देर बाद जब निहिरा वापस पीछे मुड़ी तो अत्थर वहां से जा चुका था। निहिरा ने उस रात के बाद अत्थर से दूरी बनाना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ रहा था। निहिरा जितना उससे दूर जाती, अत्थर उतना उसके पास आ जाता। कभी कभी निहिरा उसके सामने हार जाती। एक शाम निहिरा को ऑफिस से निकलते हुए देर हो चुकी थी और बाहर सुबह से ही हल्की सी बारिश थी जो कुछ वक्त बाद तेज हो चुकी थी। जिस अब जगह जगह पानी भरा हुआ था और कई इलाकों को बंद कर दिया गया था। निहिरा अभी घर जाने वाली थी, लेकिन ऐसे में ना कोई टैक्सी मिली ना कोई रिक्शा। वो अभी ऑफिस के बाहर ही खड़ी थी। बारिश की वजह से उसे ठंड भी लग रही थी। उसने अपनी साड़ी के आंचल से खुद को लपेट लिया, पर वो पतली सी साड़ी ठंड को क्या रोक पाती। वो हल्की हल्की बारिश में भीग भी गई थी। तभी उसे महसूस हुआ उसके पीछे कोई है। निहिरा झट से पीछे मुड़ी और अत्थर की बाहों में जा बसी। अत्थर और निहिरा एकदम करीब थे। एक दूसरे की दोनों की आंखों में बहुत कुछ था। निहिरा उससे नजरें हटाकर थोड़ा दूर हो गई। अत्थर यहाँ क्यों खड़ी हो? चलो अंदर। निहिरा मुझे घर जाना है। अत्थर कैसे जाओगी? बारिश की वजह से सारे रास्ते बंद है। निहिरा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जा रही हूँ। अत्थर चुपचाप अंदर चलो। निहिरा नहीं। अपनी जिद की वजह से वो बिना सोचे समझे तेज बारिश में चल पड़ी। अत्थर अपनी आंखें बंद करके गुस्सा कंट्रोल करता है। उसे पता था कि वो कितनी जिद्दी है।
हर बार अपनी मर्जी करनी होती है उसे। नेहरा बस चलती जा रही थी। अब वो पूरी तरह से भीग चुकी थी। उसके बाल उसके चेहरे और गर्दन से चिपक चुके थे। उसके कपड़े भी उसके शरीर से चिपक गए थे। तभी अचानक से अत्थर उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचता है। नेहरा सीधे अत्थर के सीने से आ लगी। अत्थर ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था और साथ ही उसने उसकी कमर से पकड़कर उसे खुद के करीब कर रखा था। नेहरा उससे दूर जाने के लिए छटपटाने लगी। अत्थर को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अत्थर अपने होठों को उसके होठों पर रख देता है। नेहरा अपनी जगह पर ही जम गई जहाँ अभी उसे ठंड लग रही थी। अभी उसके पूरे शरीर में अचानक से गर्मी आने लगी। अत्थर उसके होठों को चूमे जा रहा था। बारिश के पानी से दोनों भीग रहे थे। कुछ पल बाद नेहरा की आंखें खुद ही बंद हो गई। वो भी अत्थर का साथ देने लगी। वो पूरी तरह भूल गई थी कि उनकी शादी हो चुकी है। कुछ देर बाद अत्थर उससे अलग हुआ। नेहरा एकटक अत्थर के चेहरे को देखने लगी। कुछ पल बाद उसे एहसास हुआ कि वो क्या कर रही थी। नेहरा दूसरी तरफ घूम गई। उसने अभी एक ही कदम बढ़ाया था। अत्थर ने उसे अपने बाहों में उठा लिया। नेहरा उससे दूर होने लगी, लेकिन अत्थर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अत्थर उसे वापस ऑफिस के अंदर ले गया। वो यूं ही गोद में उठाए गए अपने कैबिन में ले गया और अटैच रूम का दरवाज़ा खोलकर नेहरा को नीचे उतार दिया। नेहरा, मुझे जाने दीजिए। अत्थर, चुपचाप बैठी रहो। बहुत जिद्दी हो तुम। मरना है तुम्हें ऐसी बारिश में जाकर। नेहरा, मुझे घर जाना है। अत्थर, ऐसी बारिश में घर जाओगी तो सीधे ऊपर पहुंच जाओगी। नेहरा इससे पहले कुछ कहती, उसे विद्या का फ़ोन आता है। नेहरा अत्थर से थोड़ा दूर जाकर फ़ोन उठाती है। नेहरा, हाँ माँ। विद्या, तुम कहाँ हो बेटा? नेहरा, वो मैं अपनी फ्रेंड के घर पर हूँ माँ, मैं मिलने आई थी उससे। विद्या, अच्छा तो आज तुम वहीं रुक जाओ, ऐसे बारिश में घर मत आना, बाहर अलर्ट जारी है। नेहरा, जी मम्मी जी, और फ़ोन रख देती है। नेहरा झूठ कहती है कि वो अपने दोस्त के घर पर है। अगर वो बताती कि वो ऑफिस में ही है तो घर पर सब परेशान हो जाते। अत्थर, तुम भीग चुकी हो, जाकर चेंज कर लो। नेहरा, नहीं मैं ठीक हूँ। अत्थर, दिख रहा है मुझे, ठंड से पूरी कांप रही हो और ठीक हो, तुम जाओ जल्दी। नेहरा, मेरे पास कपड़े नहीं हैं। अत्थर, तो मेरे पहन लेना, बाथरूम के लेफ्ट साइड में पूरा क्लोजेट पड़ा है कपड़ों का। नेहरा को बहुत ठंड लग रही थी। वो अत्थर की बात मानकर बाथरूम चली गई। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुलता है। अत्थर अपने फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। वो उस तरह देखता है। नेहरा एक ब्लैक शर्ट पहन कर आई थी। उसके गीले बाल उसके चेहरे पर चिपके हुए थे। उसकी नज़रें झुकी हुई थी। उसे बहुत शर्म आ रही थी। अत्थर उसे देखता ही रह गया। तभी वहाँ की लाइट चली गई। नेहरा थोड़ा डर गई। अत्थर अपने फ़ोन की लाइट ऑन करते हुए उसके पास आया। इस वक्त वो बहुत हसीन लग रही थी। नेहरा को अत्थर की करीबी इस वक्त अच्छी लग रही थी। अत्थर उसके बेहद करीब आकर खड़ा हो गया। नेहरा नीचे देख रही थी। कुछ पल बाद अत्थर उसकी कमर से पकड़कर उसे खुद के करीब खींच लेता है। दोनों एक दूसरे की आंखें में देखने लगे। अत्थर उसके चेहरे पर आए बालों में कान के पीछे करता है। नेहरा की आंखें बंद हो गईं। अत्थर की नज़र उसके होठ पर थी और अगले ही पल अत्थर के होठ नेहरा के होठों पर थे। नेहरा भी उसका साथ देने लगी। कुछ देर बाद अत्थर उसकी गर्दन चूमने लगा। उसके हाथ नेहरा के पूरे शरीर में घूम रहे थे। नेहरा की शर्ट उसके कंधों से फिसलते हुए जमीन पर गिर पड़ी। अंजाम से बेखबर नेहरा ने खुद को अत्थर को सौंप दिया। वो ये भी भूल गई कि वो किसी और की पत्नी है। उसकी मांग में किसी और का सिंदूर है। उसने हद की उस दीवार को पार कर दिया था जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। अगली सुबह जब नेहरा की आंखें खुली तो उसने खुद को किसी की मजबूरी बाहों में पाया। नेहरा अपना सर उठाकर देखती है। सोए हुए अत्थर को देखकर और खुद को उसके साथ इस हालत में देखकर वो एक झटके से उससे दूर हो गई। वो ज़मीन पर पड़े हुए कपड़ों को देखती है। वो अपने कपड़े पहन लेती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो अपने होठों को आपस में भींच लेती है। उसके जहन में बार बार बस सरताज का ख्याल आ रहा था। तब तक अत्थर
अथर भी नींद से जाग गया। अथर को यूं रोता हुआ देखकर वो उठकर उसके पास आया। वो निहिरा की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। उसके छूने से निहिरा के अंदर गुस्से की एक लहर दौड़ गई। वो अथर पर हाथ उठा देती है। अथर का एक हाथ उसके गाल पर था। वो निहिरा को देखता है। निहिरा बहुत गुस्से में थी। उसके आंसू भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अथर, तुम रो क्यों रही हो? निहिरा चिल्लाकर, दूर रहो मुझसे। मैंने तुमसे कहा था कि चले जाओ मेरी जिंदगी से, लेकिन फिर आए मेरी जिंदगी में, और आज ना मैं तुम्हारी हूँ और ना अपने पति की। बीच मंजर पर आकर रुक गई हूँ मैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अथर, गलती? तुम्हें मेरे करीब आना गलती लग रही है? निहिरा रोते हुए, हाँ गलती, जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। अपने पति को धोखा देकर किसी और के साथ रात बिताना गलती है जो मुझसे हुई है। मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर सकती, कभी नहीं। मैंने बहुत गलत किया। सरताज के साथ निहिरा जमीन पर बैठकर और रोने लगी। उसे खुद पर बेहद गुस्सा आ रहा था। ना वो अथर में बह गई थी। रात को अथर उसके सामने बैठ गया और उसके कंधों को पकड़कर गुस्से से कहता है, अथर, और जो तुम्हारा वो सो कोल पति कर रहा है, वो तुम्हें धोखा दे रहा है। उसका क्या? उसका अफेयर चल रहा है। उसका क्या? तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फिर हमने गलत क्या किया? तुम डिवोर्स ले लो सरताज से, फिर हम अपनी एक नई दुनिया बसाएंगे। निहिरा चिल्लाकर, दूर रहो मुझसे, उसके हाथों को झटक देती है। दूर हो जाओ मुझसे, कोई प्यार नहीं करती मैं तुमसे। ये रात मेरी ज़िंदगी की सबसे बुरी रात है, जिसका दुख मुझे ज़िंदगी भर रहेगा। मैं कभी खुद से नज़रें नहीं मिला पाऊंगी, कभी नहीं। तुम चले क्यों नहीं जाते मेरी ज़िंदगी से? तुम आए ही क्यों मेरी ज़िंदगी में? नफ़रत होने लगी है तुमसे मुझे। निहिरा खुद को संभाल कर बाथरूम जाती है। अथर वहीं खड़ा रहा। कुछ पल बाद निहिरा वापस आती है। उसने अपने कल वाले कपड़े पहन लिए थे, गले में मंगलसूत्र। वो अथर के सामने आती है। निहिरा, मैं भीख मांगती हूँ तुमसे, मेरी ज़िंदगी से चले जाओ प्लीज़, वो हाथ जोड़ कर कहती है। अथर उसके हाथों को पकड़ लेता है। अथर, ये तुम क्या कह रही हो? निहिरा, प्लीज़ अथर, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मेरी ज़िंदगी से बस चले जाओ कहीं प्लीज़। निहिरा वहाँ से चली गई। घर आकर भी वो कल रात के बारे में सोच सोच कर बहुत रोती है। उसने खुद को कमरे में ही बंद कर दिया। सरताज का फ़ोन आया उसे कई बार, लेकिन उसने नहीं उठाया। उस दिन को बीते हुए 2 हफ्ते हो चुके थे। निहिरा ने ऑफिस जाना बंद कर दिया था। आज सरताज वापस आने वाला था। निहिरा सोच रही थी वो कैसे उससे नज़रें मिलाएगी। तभी उसे अथर का फ़ोन आया। वो उसे कट कर देती है। फिर उसके फ़ोन में एक मैसेज आया जो अथर का था, एक आखिरी बार मिलना चाहता हूँ। निहिरा बहुत देर तक सोचती है। फिर वो अथर से मिलने चली गई। निहिरा एक होटल में आती है जहाँ अथर ने उसे बुलाया था। निहिरा रूम का दरवाज़ा खोलकर चली गई। कुछ वक्त बाद अथर अंदर आया। निहिरा, क्यों बुलाया है मुझे? अथर, तुमने कहा था कि मेरी ज़िंदगी से चले जाओ, तो जा रहा हूँ। बस एक आखिरी बार तुमसे मिलना चाहता था। थैंक यहाँ आने के लिए। निहिरा, मिल लिए ना अब मैं जा रही हूँ। अथर, थोड़ी देर रुको ना। अथर उसका हाथ पकड़कर बैठ गया। अथर उसके कंधे पर सर रख लेता है। निहिरा आंखें बंद कर लेती है। वो कितना भी कुछ कह ले, अथर के लिए कुछ तो था उसके दिल में। काफ़ी देर बाद अथर उससे दूर हो गया। वो चुपचाप जाकर दरवाज़ा खोल देता है। निहिरा उनकी ओर देखकर अपने आंसुओं को रोकते हुए चली गई। अभी वो बाहर ही गई थी कि अथर भाग कर आया और उसे पीछे से गले लगा लेता है। निहिरा के आंसू बह निकले। अथर के आंसू उसके गर्दन पर गिर रहे थे। अथर उसे अपनी तरफ घुमाकर गले लगा लेता है। निहिरा के हाथ भी उसकी पीठ पर चले गए। कुछ देर बाद अथर उससे दूर थोड़ा होता है। वो उसके चेहरे को अपने हाथों में पकड़ लेता है, क्योंकि आज के बाद शायद ही वो उसे देख पाए। निहिरा भी अथर की आंखों में खो जाती है।
कुछ देर बाद खुद ही दोनों एक दूसरे के करीब आते गए। अतर उसके होठों को चूम लेता है। नीरा की आंखें बंद हो गई। वहीं दीवार के उस तरफ खड़ा सरताज ये सब देखकर टूट गया। सरताज वहाँ एक पल भी नहीं रुकता, वो तेज कदमों से वहाँ से चला गया। नीरा जब घर आती है तो घर में पहले से एक लड़की और एक लड़का आए हुए थे। उस लड़की को देखकर नीरा को कुछ याद आने लगा। ये तो वही लड़की थी स्नेहा जिसके साथ सरताज का अफेयर था। नीरा इतना कहती कि इससे पहले स्नेहा उसके पास आ गई। स्नेहा, तुम नीरा हो ना? नीरा, जी स्नेहा, हम दोनों कब से तुमसे मिलना चाह रहे थे। मैं, स्नेहा और वो विशाल। उस लड़के को देखकर हम दोनों सरताज के बेस्ट फ्रेंड्स हैं। 9th क्लास से साथ में हैं। सॉरी, शादी में नहीं आ पाए। विशाल, अरे तुम भी खड़े खड़े बातों में लग गई। भाभी को बैठने दो। स्नेहा, अरे हाँ आओ नीरा, तुम्हारा ही घर है। नीरा असमंजस में थी। स्नेहा तो सरताज की दोस्त, लेकिन हो सकता है उसने अपने रिश्ते पर दोस्ती का पर्दा डाल दिया। बचपन से साथ थे तो प्यार हो सकता था। नीरा इन्हीं सोचों में थी। विशाल, लगता है भाभी किसी को ढूंढ रही है। स्नेहा, हाँ लगता है अपने हस्बैंड को ढूंढ रही है, लेकिन वो तो यहाँ है ही नहीं। वो उसे कुछ काम आ गया था तो एयरपोर्ट से सीधा वहीं चला गया और हम दोनों यहाँ आ गए। विद्या, अच्छा बच्चों तुम बातें करो, मैं डिनर की तैयारी करती हूँ। नीरा, माँ बैठिए मैं करती हूँ। स्नेहा, हाँ आंटी आप रहने दीजिए, हम दोनों बनाते हैं आज का डिनर। विशाल, फिर तो बाहर से पहले ही ऑर्डर कर देते हैं। स्नेहा, शट अप, बहुत अच्छा बनाती हूँ मैं। स्नेहा और नीरा दोनों किचन में चली गई और डिनर बनाने लगी। स्नेहा नीरा से लगातार बातें कर रही थी। नीरा बस हाँ में जवाब दे रही थी। स्नेहा, कॉलेज में सरताज को कितनी लड़कियों ने प्रपोज किया, लेकिन उसने सबका दिल तोड़ दिया। मैं और विशाल तो उसके लिए लड़की ढूंढते ढूंढते थक गए। फिर उसने कहा कि उसने लड़की पसंद कर ली। मैं तो खुशी से मर ही गई थी। नीरा, स्नेहा, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। नीरा, उसका दिल मत तोड़ना, कभी वो सह नहीं पाएगा। नीरा स्नेहा को देखती है जिसकी आंखों में सरताज के लिए फिक्र थी। नीरा उससे ध्यान हटा लेती है। सरताज को आने में टाइम था, इसलिए स्नेहा का एम्बलेकर बैठी हुई थी। वो नीरा को फोटोज दिखा रही थी, उनके पीछे की कहानी बता रही थी। स्नेहा, और ये फ़ोटो जिस दिन सरताज तुमसे मिलने आया था। नीरा उस फोटो को देखती है जो उस दिन की थी जिस दिन सरताज और वो पहली बार मिले थे, और वो बहुत सी फ़ोटोज़ थी उस दिन की और कुछ फ़ोटोज़ उसी दिन की। स्नेहा विशाल और सरताज की थी। स्नेहा, वो क्या है ना, हमें फ़ोटोज़ खींचने का बहुत शौक़ है, इसलिए हम तीनों हमेशा फ़ोटोज़ खींचते हैं। उस दिन सरताज बहुत ज़्यादा नर्वस था। मैं और विशाल तो उसे समझा कर थक गए। तुम्हारे प्यार में बावरा जो हो गया था, और अब हम चारों दोस्त बन गए। अच्छा हाँ, अगले महीने मेरी और विशाल की शादी है। तुम्हें और सरताज को जमकर डांस करना पड़ेगा, बता रही हूँ मैं। नीरा, तुम और विशाल? स्नेहा, सरताज ने नहीं बताया तुम्हें? अभी परसों ही इंगेजमेंट हुई है हमारी लंदन में, फिर हम तीनों वापस यहाँ आ गए। हम दोनों तो वहाँ घूमने गए थे, फिर सरताज को काम की वजह से आना पड़ा। पता है, दोनों कुंभकर्ण की तरह सोते रहते थे, फिर मुझे ही सुबह सुबह दोनों को उठाना आना पड़ता था। नीरा, अच्छा। अब नीरा बहुत उलझ चुकी थी। एक तरफ वो सरताज पर विश्वास करना चाहती थी तो दूसरी तरफ उसे विश्वास नहीं हो रहा था सरताज पर। कुछ देर बाद सब डिनर करते हैं। सरताज घर आ चुका था। वो चुपचाप अपना खाना खा रहा था। उसने एक बार भी नीरा की तरफ नहीं देखा। नीरा तो कहीं और ही उलझी हुई थी। वैसे भी वो कहाँ कभी ध्यान देती थी सरताज पर। हमेशा तो उसके मन में अथर घूमता रहता। आज अथर नहीं तो कुछ और। खाने के बाद स्नेहा और विशाल चले गए। नीरा पानी लेकर कमरे में आती है और अपने सामने खड़े सरताज को देखकर वहीं रुक गई। गौर से देखने पर सरताज की आंखें लाल हो रखी थी। नीरा अपनी नज़रें झुका लेती है। वो सरताज से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। सरताज, क्या हुआ नीरा? नीरा,
कुछ नहीं हुआ। सरताज तुम इस शादी से खुश थी ना? उसके सवाल पर नीरा हैरानी से उसकी तरफ देखती है। अक्सर वो ये सवाल शादी से पहले किया करता था, शादी के बाद वो हमेशा ही उससे बातें करता था, लेकिन ये सवाल पहली बार किया था उसने। सरताज, जवाब नहीं दिया तुमने? इस शादी से खुश थी तुम या नहीं? नीरा अटकते हुए, जी मैं खुश थी। सरताज, अच्छा तो अब खुश हो तुम इस शादी से? नीरा, जी मैं खुश हूँ। सरताज, अगर तुम खुश हो तो फिर उस आदमी की बाहों में क्या कर रही थी? क्यों थी उस आदमी की बाहों में? तुम्हारे होठ उसके होठों पर। इसके आगे सरताज कह न सका, वो पीछे घूम गया। एक दर्द की लहर उसके अंदर दौड़ गई। नीरा की आंखों में आंसू आ चुके थे। सरताज को सब पता चल गया था। वो सर नीचे झुकाए खड़ी थी। सरताज, मैंने तुमसे हमेशा पूछा कि क्या तुम खुश हो इस शादी से, लेकिन तुमने हमेशा हाँ कहा। एक बार कह देती कि तुम किसी और से प्यार करती हो, मैं खुद पीछे हट जाता। लेकिन आज जब तुम मेरी पत्नी बन चुकी हो और मेरे होते हुए तुम्हारा उसके साथ रिश्ता है, कैसे बर्दाश्त करूं मैं? नहीं हूँ इतना महान, नहीं हूँ मैं कि सब जानते हुए भी तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी शुरू करूँ। मैं धोखा दिया है तुमने मुझे और मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। अगर शादी से पहले तुम्हारा उसके साथ रिश्ता होता तो मुझे मंजूर था, क्योंकि तब तुम मेरी नहीं थी, लेकिन आज तुम मेरी पत्नी हो और आज भी तुम्हारा उसके साथ रिश्ता है। कोई आदमी अपनी बीवी का रिश्ता किसी गैर के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। मेरी तरह से तुम आज़ाद हो। एक हफ्ते में डिवोर्स पेपर्स तुम्हारे हाथ में होंगे। अपने घर वालों से कह देना कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया और फिर तुम अपने प्यार के पास जा सकती हो। कहकर सरताज बाहर चला गया। नीरा अपनी जगह पर ही जम सी गई। एक ही पल में क्या हो गया? सरताज ने कभी उसे धोखा नहीं दिया। स्नेहा तो फिर उसकी दोस्त थी। एक गलतफहमी की वजह से उसकी ज़िंदगी ही बर्बाद हो गई। नीरा रोते हुए, सारी गलती मेरी है, मैं किसी के लायक नहीं हूँ, मैं सबको बस हमेशा दुख ही देती हूँ। कोई भी रिश्ता मैं ठीक से नहीं निभा पाई, सब खत्म हो गया। मेरी एक गलती की सज़ा सरताज को मिल रही है। मैं तो उनसे माफ़ी मांगने के भी लायक नहीं हूँ। नीरा रोते हुए वहीं ज़मीन पर गिर पड़ी। उसके आंसू फर्श को गीला कर रहे थे। वहीं सरताज एक सुनसान सड़क के किनारे बैठा हुआ था। उसकी आंखें बंद थी, उसके गालों पर आंसुओं के निशान थे। उसके जहन में अथर और नीरा की करीबी छाई हुई थी। वो एक गहरी सांस लेता है। सरताज खुद से, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकता नीरा, कभी भी नहीं। सिर्फ एक चीज़ चाहिए तुमसे, वफा, वो भी नहीं दे पाई तुम मुझे। इस बीते हुए एक हफ्ते में सरताज नीरा के बिल्कुल अनजान बन चुका था। वो उससे दूर रहने लगा। नीरा कुछ कह भी नहीं पाती। वो जानती थी गलती उसी की है। सरताज तेज कदमों से चलते हुए कमरे में आता है और नीरा के सामने कुछ पेपर्स रखता है। नीरा जानती थी वो क्या है। वो आहिस्ता से वो पेपर्स अपने हाथ में लेती है। उसके ऊपर लिखा डिवोर्स सच में बहुत दर्द दे रहा था। दोनों को नीरा धीरे से पहन उठाकर पेपर्स पर साइन करने के लिए अपने हाथ बढ़ाती है। वो साइन करती इससे पहले ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वो वहीं गिर पड़ी। सरताज सब कुछ भूल गया। उसकी फिक्र में वो नीरा को अपनी बाहों में उठा लेता है। कुछ देर बाद सरताज कॉरिडोर के बाहर घूम रहा था। उसे बहुत फिक्र हो रही थी नीरा की, ना जाने वो ठीक होगी या फिर नहीं। दरवाज़ा खुला और डॉक्टर मुस्कुराते हुए बाहर आए। सरताज नहीं कहकर वो रुक गया। मेरा मतलब नीरा कैसी है? डॉक्टर, शी इज़ परफेक्टली फाइन। लेकिन अब आप फाइन नहीं कह रहने वाले हैं। सरताज, क्या मतलब? डॉक्टर, अरे उसके मूड स्विंग जो झेलने हैं आपको। शी इज़ प्रेग्नेंट, यू आर गोइंग टू बी ए डैड। ये लफ्ज़ वो किसी और के हाल में सुनता तो यकीनन वो खुशी से पागल हो जाता। उसके पैर ज़मीन पर नहीं रहते, लेकिन आज ये लफ्ज़ सुनकर उसके पैरों से ज़मीन ही छीन ली। आखिर दोनों का रिश्ता इस हद तक आगे बढ़ चुका था, ये उसने सोचा नहीं था। वो वहाँ एक पल भी नहीं ठहरा और तेज कदमों से हॉस्पिटल के बाहर निकल
गया। नीरा आंखें खोलती है तो उसके सामने वाली चेयर पर सरताज बैठा हुआ था। नीरा उसे देखकर उठने लगी। सरताज आगे आकर उसे सहारा देता है। नीरा कुछ कहना चाहती थी उससे, लेकिन कह नहीं पाई। सरताज, तुम ठीक हो नीरा? नीरा, जी। सरताज, डॉक्टर ने कहा है तुम घर जा सकती हो, चलो। नीरा, आप? नीरा आगे कुछ नहीं कह पाती। सरताज उसे बेड पर उठाकर बाहर तक ले गया और घर की तरफ चल पड़ा। घर आकर वो नीरा को कमरे में ले गया। कुछ देर बाद सरताज कमरे में आते हैं और उससे कहते हैं, नीरा तुम आराम कर लो, तुम अभी हॉस्पिटल से आई हो। कुछ देर बाद विद्या कमरे में आती हैं और मुस्कुराते हुए आरती करती हैं। नीरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सोच रही थी ये क्या हो रहा है। विद्या, तुम तो हमारे घर में बस खुशियाँ लेकर आई हो। थैंक यू सो मच बेटा, मैं इतनी खुश हूँ बता नहीं सकती। हमेशा खुश रहो। नीरा, लेकिन मैंने किया क्या है माँ? विद्या, तुम्हें नहीं पता? सरताज ने नहीं बताया तुम्हें? लगता है शर्मा रहा होगा। मैं ही बता देती हूँ, मैं दादी बनने वाली हूँ और तुम माँ, तुम प्रेग्नेंट हो। विद्या खुश होकर उसे गले लगा लेती है। ये सुनकर नीरा को बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। कोई और वक्त होता तो शायद ये खुशी उसके लिए सबसे बड़ी खुशी होती, लेकिन आज ये खुशी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी उसे। विद्या उसका माथा चूम लेती है। विद्या, तुम बैठो, मैं मिठाई लेकर आती हूँ और सबको खिलाऊंगी। विद्या मुस्कुराते हुए चली गई। नीरा अपने पेट पर धीरे से हाथ रखती है। उसकी नज़र ज़मीन पर पड़े डिवोर्स पेपर पर पड़ती है। वो उन्हें उठा लेती है। एक हाथ उसके पेट पर था और एक हाथ में डिवोर्स पेपर से एक बार फिर उसकी ज़िंदगी उलझ चुकी थी। वो कुछ सोचकर पेन उठाकर उस पर साइन करने लगती है, लेकिन तभी कोई आकर पेपर छीन लेता है। नीरा नज़रें उठाकर देखती है तो सरताज ने पेपर छीन लिए थे। सरताज वो पेपर्स को फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर देता है। नीरा हैरानी से उसे देखती है। सरताज, ये जूस भेजा है माँ ने, पी लो। नीरा, साइन करने थे मुझे। सरताज, अब नहीं करोगी। नीरा, लेकिन। सरताज, चुपचाप जूस पियो। सरताज जूस का गिलास वहीं रखकर चला गया। नीरा बेड पर घुटनों में सर छिपाकर बैठ गई। रात को जब सरताज कमरे में आया तो वो देखता है नीरा एक बैग में अलमारी से कपड़े निकाल कर रख रही है। सरताज उसके हाथ से उसके कपड़े छीन कर बेड पर फेंक देता है। सरताज, क्या कर रही हो ये? नीरा कपड़े रख रही थी। मैं कल अपने घर जा रही हूँ ना। सरताज, किसके घर? नीरा, चाचा चाची के घर। सरताज, लेकिन वो तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारा घर ये है, तो यहीं रहोगी तुम। नीरा, मैं माँ बनने वाली हूँ, किसी और के बच्चे की, जानते हैं ना आप? सरताज, जानता हूँ, तुम बहुत जिद्दी हो, हमेशा खुद के मन की करती हो, लेकिन आज से तुम सिर्फ वही करोगी जो मैं कहूँगा, समझी तुम? नीरा, हम डिवोर्स लेने वाले थे। सरताज, लेकिन अब नहीं ले रहे। चुपचाप चलकर खाना खाओ, उसके बाद सो जाना मुंह बंद करके। सरताज उसे घूरते हुए वहां से बाहर आ गया। नीरा उसके रवैये से हैरान थी। वो वहीं बैठ गई। अगले दिन सरताज जल्दी हॉस्पिटल चला गया। आज उसको एक बच्चे की हार्ट सर्जरी करनी थी। कुछ घंटों बाद सरताज ओटी से बाहर आया। वो गहरी सांस लेकर अपने कैबिन की तरफ जा रहा था कि नीरा को देखकर उसके कदम वहीं रुक गए। वो उसे वहां देखकर हैरान था। वो नीरा के पीछे गया। नीरा ऊपर के फ्लोर में गई और गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ चली गई। सरताज को लगा वो चेकअप कराने आई है। ये सोचकर वो पीछे मुड़ा। तभी एक नर्स उसके सामने आ गई। नर्स, सर, कल जिन्हें आप लेकर आए थे वो आपकी वाइफ थी? सरताज, हाँ, क्या हुआ? नर्स, आप तो खुद डॉक्टर हैं जो दूसरों की जिंदगी बचाता है और आप खुद किसी की जिंदगी छीन लेंगे? सरताज, साफ साफ कहो, क्या कह रही हो? नर्स, यही कि मैम अबॉर्शन क्यों करा रही हैं? सरताज हैरानी से, अबॉर्शन? ये सुनकर सरताज तेजी से पीछे मुड़कर नीरा जहाँ गई थी उस तरफ भागा। नीरा अभी डॉक्टर के सामने बैठी हुई थी। सरताज गुस्से से अंदर आया और नीरा का हाथ पकड़कर उसे गुस्से से घूरते हुए चला गया। डॉक्टर सब समझ चुकी थी, इसलिए वो कुछ कह नहीं सकती।
सरताज नीरा को सीधे अपने कैबिन में ले गया। सरताज गुस्से से, क्या करने जा रही थी तुम? पागल हो तुम? अबॉर्शन कराने क्यों गई थी तुम? नीरा, क्योंकि आप मुझे डिवोर्स नहीं दे रहे थे और ना ही घर से जाने दे रहे थे। सरताज, क्या? नीरा, आप भी जानते हैं ना मैं अबॉर्शन करा लूं। उसकी बात सुनकर सरताज को इतना गुस्सा आया, उसका हाथ हवा में ही रुक गया। नीरा डर गई, अपने चेहरे पर हाथ रख लेती है। कुछ पल बाद नीरा अपनी नम आंखों से उसे देखती है। सरताज दूसरी तरफ घूम गया था। सरताज दबे गुस्से से, अपनी मन घड़ंत कहानियां मत बनाया करो और दोबारा अगर अबॉर्शन का सोचा भी तो मैं खुद जान से मार दूंगा तुम्हें। इस बच्चे की क्या गलती है इसमें? चुपचाप घर चलो मेरे साथ। सरताज आगे बढ़ गया। नीरा कुछ पल वहीं रुकी रही। सरताज दरवाजे पर आकर रुक गया तो नीरा आगे बढ़ गई। सरताज और नीरा दोनों गाड़ी में बैठकर अपने घर चले गए। 6 साल बाद पेरिस में इस वक्त एयरपोर्ट पर मीडिया वालों की भीड़ जमा थी। वो किसी के आने का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद एक आदमी बैग लेकर बाहर आता है। मीडिया की भीड़ उस तरह दौड़ी पड़ी, लेकिन उस आदमी के पास पहुंचकर सब शांत हुए। वो नहीं था जिसका इंतजार उन्हें था। वहीं गेट नंबर 3 से निकलकर वो बाहर आया, जहां उनकी कार उसका इंतजार कर रही थी। उसके गार्डन उसके लिए दरवाज़ा खोलते हैं। वो अंदर बैठ गया। वो अपनी आंखों पर चढ़ाए हुए ब्लैक शेड्स को उतार कर साइड में रख देता है। अथर कहने को बिल्कुल बदल चुका था, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं वो पहले वाला ही अथर था। वो अपने फ़ोन में कुछ मेल चेक कर रहा था जब ड्राइव अचानक गाड़ी रोकता है। अथर, क्या हुआ ड्राइवर? सर, वो गाड़ी के आगे कोई आ गया है। अथर गहरी सांस लेकर गाड़ी से बाहर आया। वो आगे आकर देखता है तो सामने एक छोटी सी बच्ची अपने छोटे से बिल्ली के बच्चे को अपने सीने से लगाए खड़ी थी। वो बिल्ली का बच्चा डरा हुआ लग रहा था। वो बच्ची उस बिल्ली के बच्चे को महसूस करा रही थी कि वो सही सलामत है, वो उसे कुछ नहीं होने देगी। अथर, हे लिटिल गर्ल, यू रोड पर अकेले नहीं घूमते। पेरेंट्स कहाँ हैं तुम्हारे? बच्ची, रोड पर अकेले नहीं घूम सकते, लेकिन रोड पर किसी को भी अपनी गाड़ी से हिट कर सकते हैं, राइट अंकल? अथर, तो तुम्हें बीच में नहीं आना चाहिए था। तुम बीच में आई ही क्यों? बच्ची, मैं मेरी चिक्की बिल्ली का बच्चा को बचाने आई थी। ये मुझसे गुस्सा होकर आ गई थी। इसे थोड़ी पता था कि कोई आकर इसे अपनी कार से हिट कर देगा। अथर, तुम और तुम्हारी चिक्की बिल्कुल सेफ हो, तो ये बार बार टोंट मारना बंद करो तुम। और पेरेंट्स कहाँ हैं तुम्हारे? सच केयरलेस पेरेंट्स। बच्ची, मेरे पेरेंट्स बहुत केयरफुल हैं अंकल, समझे? चलो, चिक्की कहकर वो अपनी बच्ची अपने बाल झटक कर पीछे मुड़कर चली गई। वो रोड के साइड में बने हुए किड्स पार्क में चले गई, जहाँ बहुत सारे बच्चे पहले से थे। अथर अपना सर झटक कर वहाँ से चला गया। अथर अपने होटल पहुँच गया जहाँ वो रहने वाला था। डिनर का टाइम हो चुका था तो अथर टेरेस पर चला गया और वहाँ एक कोने में लगी चेयर पर बैठ गया। वो अपना डिनर ऑर्डर करता है। वो डिनर खत्म करके जैसे ही उठने को हुआ, एक आवाज़ सुनकर रुक गया। विशी, आराम से बच्चा, गिर जाओगे आप। ये आवाज़ सुनकर अथर अपनी जगह पर ही जम सा गया। उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो पीछे मुड़कर देख सके। वो ये आवाज़ बहुत अच्छे से पहचानता था। उसका दिल फिर मजबूत हो गया। वो धीरे से पीछे मुड़ता है तो उसकी नज़र सीधे जाकर उस पर ठहर गई। वो मुस्कुराते हुए नीचे की तरफ देख रही थी। अथर तो उसमें ही खो गया। इतने सालों बाद भी वैसी ही थी। अथर का ध्यान अब हटकर उसके बगल में बैठी बच्ची पर गया। विशी, मुझे भी देखना है मम्मा। नीरा, अच्छा, लेकिन चुपचाप देखोगी, ज़्यादा हिलोगी नहीं। विशी, ओके। नीरा उसे दूसरी तरफ करती है। विशी नीचे देखने जहाँ पेरिस शहर जगमगा रहा था। नीरा अपने सामने बैठी लड़की से बातें करने लगी। अथर की नज़रें बस उसी पर थी। उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, ना कुछ दिखाई दे रहा था, बस नीरा नज़र आ रही थी उसे। नीरा, चलो विशी, अब खाना खाओ। विशी, हाँ। नीरा प्यार से विशी को खाना खिलाने लगी। विशी भी क्यूट सा फेस बनाकर नीरा से कुछ न कुछ कहते ही जा रही थी। कुछ देर बाद नीरा विशी का हाथ पकड़कर वहाँ से चली गई।
वो अथर के बगल से ही होते हुए गई। अथर वहीं बैठा रहा। ना जाने आज इतने सालों बाद उसे क्या हुआ। उसका दिल तड़पने लगा। विशी के मुंह से नीरा के लिए मम्मा सुनकर उसे और तकलीफ हो रही थी। अगली सुबह अथर खुद को संभाल कर आंखों पर शीर्ष चढ़ाकर होटल से बाहर आया। तभी कोई उससे टकरा गया। अथर नीचे देखता है तो विशी थी। अथर एकटक उसे देखने लगा। अथर अपनी आंखों से शेड्स हटा लेता है। बिल्कुल नीरा जैसी ही तो दिखती थी वो, बस रंग अलग था उसका। विशी अथर को देखकर कुछ सोचने लगी। विशी अंकल, आप हर जगह मेरी चिक्की को हिट करने क्यों आ जाते हैं? अथर, आई एम सॉरी। विशी, ओके, इट्स ओके, कल के लिए माफ़ किया, लेकिन अभी भी आप मेरी चिक्की को हिट करने वाले थे। अथर, ओके, अभी के लिए भी सॉरी। विशी, ओके, इट्स ओके। अथर, वैसे आप यहाँ? विशी, मैं इसी होटल में रुकी हूँ ना। अच्छा, मैं चलती हूँ, मम्मा और मासी मेरा वेट कर रही होंगी। अथर, और पापा? विशी, वो नहीं है कहकर विशी उस बिल्ली के बच्चे को गोद में उठाकर अंदर चली गई। ना जाने अथर को क्या हुआ। अथर भी उसके पीछे गया। विशी नीरा और रीटा के पास जाकर बैठ गई। अथर भी उसके पीछे वाली चेयर पर बैठ गया। विशी, मम्मा मुझे बटर स्कॉच पसंद नहीं है, मुझे दूसरी आइसक्रीम चाहिए। नीरा, एक तो तुम्हारे नखरे। रीटा, तो कौन सी आइसक्रीम खाओगी? विशी, मैंगो फ्लेवर। नीरा, अच्छा ठीक है। नीरा उसके लिए मैंगो आइसक्रीम ऑर्डर करती है। विशी खुशी से आइसक्रीम खाने लगी। रीटा, बिल्कुल अपने बाप पर गई है। अथर भी। नीरा तेज आवाज में, रीटा, रीटा, सॉरी, लेकिन सच तो नहीं बदलेगा ना। नीरा की विशी अथर की बेटी है। नीरा, प्लीज़ हाथ जोड़ती हूँ, मैं अथर का जिक्र मत किया कर मेरे सामने। तू जानती है इन 6 सालों में क्या बीती है मुझ पर। रीटा, जानती हूँ, पर गलती तो तेरी थी ना। शादीशुदा होकर भी तू अथर के करीब गई। नीरा, उसी की सजा तो मिल रही है। रीटा, अपनी बेटी को देख, कितनी मासूम है वो, तेरी मुस्कुराहट की वजह है वो। नीरा, उसी के लिए तो जिंदा हूँ, वरना कब का खत्म कर दिया होता खुद को। अथर के जहन में बस एक बात घूम रही थी, रीटा के कहे हुए शब्द। विशी अथर की बेटी है। शाम को खुद को संभाल कर अथर वापस होटल आया। वो नीरा को ढूंढने लगा। इस वक्त वो बहुत गुस्से में था। वही नीरा मुस्कुराते हुए विशी को देख रही थी। अभी वो आगे जाती, इससे पहले ही उसके आगे कोई आकर खड़ा हो गया। नीरा उस शख्स को देखती है। नीरा अपनी नज़रें उससे हटा लेती है। एक गुस्से की लहर दौड़ गई उसके अंदर अथर को देखकर। अथर गुस्से से उसका हाथ खींच कर ले गया। नीरा अपना हाथ छुड़ाती रह गई। अथर उसको अपने सामने लाकर छोड़ देता है। नीरा, ये क्या बदतमीजी है? तो तुम आ गए मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने, अब क्या लेने आए हो? अथर चिल्लाकर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को मुझसे दूर रखने की? उसकी बात सुनकर नीरा की आंखें बड़ी हो गईं। ये बात सिर्फ 3 लोगों को पता था, एक नीरा, एक सरताज, एक रीटा। इन तीनों में से किसी ने नहीं बताया तो उसे कैसे पता चला? अथर, झूठ मत कहना, सब जान चुका हूँ मैं। विशी मेरी बेटी है ना, और तुमने उसे मुझसे दूर रखा इतने सालों तक। 6 साल कम नहीं होते हैं, कितनी जिंदगियां बदल जाती हैं सालों में, और तुमने मुझसे मेरी बेटी को दूर रखा। क्यों? नीरा, विशी तुम्हारी बेटी नहीं है। अथर, तो किसकी बेटी है वो? आखिर नीरा आगे कुछ कहती, तब तक वहाँ विशी आ गई। वो अथर की शर्ट को खींचकर उसे अपनी तरफ देखने को कहती है। अथर नीचे देखता है, अपनी बड़ी बड़ी भूरी आंखों को टिमटिमाते हुए, अपने हाथ में चिक्की को पकड़े हुए वो अथर को ही देख रही थी। अथर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो नीचे बैठ गया और उसे अपने गले लगा लेता है। विशी कसमसाने लगी। नीरा को कुछ समझ नहीं आया, आखिर एक ही पल में हुआ क्या? इतने सालों की छुपाई हुई सच्चाई एक पल में बाहर आ गई। अथर उसके माथे को चूम लेता है। विशी अथर को ही देख रही थी। विशी अथर से अपना हाथ छुड़ाकर नीरा की तरफ चल दी। विशी, मम्मा, ये अंकल आपको डांट रहे हैं ना? अथर, मैं
ऋषि, आप मेरी मम्मा को क्यों डांट रहे थे? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जब कोई मेरी मम्मा को डांटता है तो मेरी मम्मा को कोई कुछ नहीं कह सकता। अथर्व, बच्चे। ऋषि, मम्मा आप मेरे साथ चलो, मुझे आपको कुछ दिखाना है। ऋषि उसका हाथ पकड़कर उसे ले जाती है। अथर्व बस उसे जाते हुए देखता है। उसे देखकर और उसकी बातें सोचकर उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। अथर्व वापस पलट कर जाने लगा, तभी कोई उससे टकरा गया और खुद भी गिरा और साथ में अथर्व को भी गिरा दिया। अथर्व गुस्से से नजरें घुमा कर देखता है तो उसके बगल में एक लड़की गिरी पड़ी थी। अथर्व उसे घूरते हुए सीधा खड़ा हो गया। वो लड़की भी अपना बैग संभाल कर खड़ी हो गई। लड़की, एक मिनट, आप तो वो हो ना? अथर्व, वो कौन? लड़की, अरे आप तो अथर्व देवराज हैं। ओ माय गॉड, मेरे सामने अथर्व देवराज खड़ा है। अथर्व उसे पागल समझकर जाने लगा, तभी वो लड़की कूद कर उसके सामने आ गई। लड़की, मैं अनीका, मैं आपसे ही मिलने आई थी, इतनी दूर से। अथर्व, मुझसे मिलने? क्यों? अनीका, वो आपने कहा था ना एक इंटरव्यू में कि आप एक एनजीओ बनाने वाले हैं। अथर्व, हाँ तो? अनीका, तो क्या आप मुझे और मेरी फैमिली को वहाँ जगह दे सकते हैं? हमें घर की बहुत ज़रूरत है। अथर्व, मैं उन लोगों के लिए एनजीओ बना रहा हूँ जिनका दुनिया में कोई नहीं है। तुम और तुम्हारी फैमिली खुद देख लो, अपना धर्मशाला नहीं खोला है आपने? अनीका मन में, क्या भगवान, मुझे लगा ये अथर्व देवराज अच्छा होगा, लेकिन नहीं, ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन मैं भी अनीका हूँ। अथर्व उसे इग्नोर करके वहाँ से चला गया। कुछ दूर आकर उसे महसूस हुआ उसके पीछे पीछे आ रहा है। वो पीछे मुड़ा और अनीका को घूरने लगा। अनीका अपने चमकते हुए दांत दिखा रही थी। अथर्व, क्या है, मेरे पीछे क्यों आ रही हो? अनीका, प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए ना, मैं बड़ी उम्मीद से आपके पास आई हूँ। अथर्व, और मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? अनीका, क्योंकि आप अच्छे हैं। अथर्व, और तुम पागल हो, कहकर अथर्व अपने रूम में चला गया और दरवाज़ा बंद कर देता है। अनीका दरवाजे को घूर कर वहाँ से चली गई। अगले दिन अथर्व ऋषि को ढूंढने लगा। उसकी तलाश खत्म हुई। ऋषि होटल के गार्डन में थी और अपनी चिक्की के साथ खेल रही थी। अथर्व के होठों पर मुस्कान आ गई। ऋषि उसकी तरफ देखती है और मुस्कुरा उठी। ऋषि, डैडा? ये सुनकर अथर्व को बेहद सुकून मिला। अथर्व की आंखें नम हो चली। ऋषि भागते हुए उसकी तरफ आए। अथर्व नीचे बैठ गया उसे अपनी बाहों में लेने के लिए, लेकिन जब ऋषि उसको छोड़कर आगे चले गए तो अथर्व पीछे मुड़कर देखता है। ऋषि अपने डैडा यानी कि सरताज के गले लगी हुई थी। वो बहुत खुश थी। सरताज ने उसे अपने सीने से लगाकर रखा था। अथर्व वहीं पर बस देखता रह गया। उसकी बेटी किसी और को अपना पापा समझती है, ये अथर्व को तकलीफ दे रहा था। ऋषि, डैडा आप आ गए? सरताज मुस्कुराकर, हाँ मेरा बच्चा, डैडा आ गए। ऋषि, आपने उन जज अंकल का हाथ ठीक कर दिया? ही इज़ ओके ना? सरताज, यस बच्चे, जज अंकल बिल्कुल ठीक है। आपने उनके लिए प्रेयर की थी ना? ऋषि, अब आप नहीं जाएंगे ना? सरताज, बिल्कुल नहीं, अब हम अपने पेरिस घूमेंगे और सबसे पहले आईफिल टावर देखने जाएंगे। आपको सबसे पहले वहीं जाना था ना? ऋषि खुश होकर, तो फिर चलो डैडा अभी। सरताज, अच्छा, डैडा को बस 30 मिनट दो, डैडा रेडी होकर आते हैं। आप ऐसे प्रीटी प्रीटी बनकर जाओगे और डैडा जोकर जैसे अच्छे थोड़ी लगेगा। ऋषि, नो डैडा, आप बहुत हैंडसम लग रहे हो। सरताज, वो तो आपको ना बेटा, बाकी लोग तो जोकर ही कहेंगे मुझे। ऋषि के डैडा को कोई जोकर बोलेगा तो ऋषि उसे छोड़ देगी क्या? सरताज, अच्छा, आपने ब्रेकफास्ट कर लिया? ऋषि, नो डैडा। सरताज, अब आप पहले ब्रेकफास्ट करोगी, उसके बाद हम जाएंगे। चलो। ऋषि, ओफो डैडा, आप भी ना, चलो। सरताज उसे गोद में लेकर होटल के अंदर चल पड़ा। अपनी बेटी को किसी और के साथ खुश देखकर अथर्व के दिल में एक टीस उठी। वो खुद को बहुत हारा हुआ समझ रहा था। अभी वो वहीं खड़ा था, तभी उसे पीछे से धक्का लगा। वो लड़खड़ा कर संभल गया। वो जब पीछे मुड़ा तो अनीका जमीन पर गिरी हुई थी।
अथर को उस पर बहुत गुस्सा आ गया। वो आगे कुछ कहता इससे पहले ही अनीका के साथ खड़ी छोटी सी बच्ची लगभग वीशी की ही उम्र की बोल पड़ी। बच्ची, मेरी मम्मी की तरफ से सॉरी अंकल, मेरी मम्मा थोड़ा गिरती पड़ती रहती है। अनीका, एनी तुम अपनी मम्मा को ऐसे कहोगी? एनी, मैं क्या करूं? फिर मम्मा आप दिन में 10 बार तो गिर ही जाती हो। अनीका, अच्छा उठाओ अभी मुझे। एनी उसे अपना छोटा सा हाथ देती है। अनीका खड़ी हो गई। अथर वहां से जाना चाहता था पर एनी को देखकर रुक गया। न जाने उसे क्या हुआ था एनी को देखकर। अनीका, अरे आप! अथर, ओ गॉड कहकर अथर वहां से चला गया। अनीका मुंह खोले उसे देखती रही। एनी हंसने लगी। एनी, मम्मा आपने अंकल को भी पागल कर दिया था क्या? अनीका, एनी तुम ना हमेशा अपनी मम्मा का मजाक बनाती हो। मैं किसी को पागल नहीं करती। एनी, नो नो मम्मा, मैं आपका मजाक नहीं बनाती। आप तो मेरी ब्यूटीफुल मम्मा हो। अनीका, अच्छा चलो हम चलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। सरताज नहाकर बाहर आया। निहिरा उसकी तरफ उसकी शर्ट पकड़ाती है। सरताज उसे एक नज़र देखकर शर्ट पहन लेता है। निहिरा खामोशी से उसे देखने लगी। पानी की बूंदें बिखरे बालों से नीचे गिर रही थी। कुछ देर पहले ही थकावट सब उतर चुकी थी। निहिरा उससे नज़रें हटाकर दूसरी तरफ देखने लगी। सरताज, ब्रेकफास्ट किया तुमने? निहिरा, जी। सरताज, और विशी ने? निहिरा, जी कर लिया। सरताज, रेडी हो जाओ, हम आईफिल टावर देखने जा रहे हैं। विशी का मन है बहुत। निहिरा, जी। निहिरा अपने बाल संवारने लगी। वो सरताज को देखती है जो बेड से टिक कर आंखें बंद करके बैठा हुआ था। निहिरा की आंखें आज फिर नम हो गई पर वो खुद को संभाल लेती है। रोने से कुछ देर बाद विशी बालकनी से अंदर आ गई और सरताज का हाथ पकड़ लेती है। निहिरा भी तैयार थी। सरताज विशी को गोद में लिया और चल पड़ा। तीनों होटल एंट्रेंस से बाहर आते हैं। अथर की नज़र जब उस तरफ गई तो उसे कुछ अजीब सा लगने लगा। उसकी बेटी, उसका प्यार, पर किसी और के साथ। और सबसे ज़्यादा बुरी उसे निहिरा की नज़रें लगी जो सिर्फ सरताज पर टिकी हुई थी। कभी वो आंखें उसकी आंखों में डूबी रहती थी और आज वहाँ किसी और का अक्स दिख रहा था। एफिल टावर देखने पर विशी बहुत खुश थी। वो अपने मुंह को एक्साइटमेंट में खोलकर ऊपर देख रही थी। सरताज, चलो बेटा आपकी कुछ फोटोज लेते हैं। विशी, ओके। सरताज विशी को नीचे उतार देता है। विशी अपने क्यूट से पोज देती है। सरताज उसके बहुत सारे फोटोज खींचता है। विशी, अब आप और मम्मा की फोटो मैं खींचती हूँ। सरताज, ओके। सरताज नज़र उठाकर निहिरा को देखता है। निहिरा चुपचाप उसके पास जाकर खड़ी हो गई। विशी फ़ोन लेकर दोनों की फ़ोटोज़ खींचती है। विशी, ओफो मम्मा और डैडा, आप दोनों कपल्स हो, ऐसे दूर दूर क्यों खड़े हो? निहिरा सरताज को देखती है। सरताज बिना कुछ कहे निहिरा को पीछे से हक कर लेता है। निहिरा का दिल जोरों से धड़कने लगा। विशी दोनों की फ़ोटोज़ खींचती है। विशी, अंकल आप क्या हमारी फ़ोटो खींच देंगे? विशी एक आदमी को रोकते हुए कहती है। वो आदमी विशी की तरफ देखता है जो उससे रिक्वेस्ट कर रही थी। विशी, अरे आप हो, आपने सुबह के लिए सॉरी नहीं कहा? अथर, मैंने कहा था तुम्हें याद नहीं? विशी, क्या आप मम्मा, डैडा और मेरी फ़ोटोज़ खींच देंगे? अथर एक नज़र उठाकर सरताज के साथ खड़ी निहिरा को देखता है। निहिरा उससे नज़रें हटा लेती है। अथर विशी के हाथ से फ़ोन ले लेता है। विशी खुश होकर निहिरा और सरताज के पास भाग जाती है। सरताज उसे अपनी गोद में उठा लेता है। अथर विशी की खुशी के लिए तीनों की फ़ोटो खींचने लगा। विशी बहुत खुश थी। वो कभी सरताज की गोद में थी तो कभी निहिरा की गोद में। विशी अथर से फ़ोन ले लेती है और फ़ोटोज़ देखने लगी। एक फ़ोटो जिसमें सरताज और निहिरा दोनों विशी के गाल पर किस कर रहे थे। विशी हंस रही थी और फ़ोटो में विशी परफेक्ट फैमिली आसमान की तरफ देखकर, गॉड मेरी परफेक्ट फैमिली को हमेशा परफेक्ट रहने देना प्लीज़। सरताज उसे आवाज़ लगाया।
वीशी उसी की तरफ चली गई। अथर वहीं खड़ा उसे देखता है। उसकी बेटी की परफेक्ट फैमिली में वो था ही नहीं। अथर इसी सोच में था। उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। उसने सोच लिया था उसे क्या करना है। अथर जाने के लिए पीछे मुड़ा ही था कि कोई उसके सीने से आकर जोर से टकराया। अथर बिना देखे उसे संभाल लेता है। अथर की बाहों में झूलती हुई अनिका सब कुछ भूल कर बस अथर को देख रही थी। उसकी शरारत भरी नज़रों से कुछ पल के लिए अथर भी नहीं बच पाया। धीरे धीरे अनिका की आंखें बंद होने लगी और अगले ही पल वो बेहोश हो गई। अथर अचानक उसके बेहोश होने से थोड़ा घबराता है। तब तक एक छोटी सी एनी भी उसके पास आ चुकी थी। अथर अनिका को अपनी बाहों में उठा लेता है। वो एनी को अपने साथ चलने को कहता है। अथर उसे देखकर पास के एक क्लिनिक में गया। कुछ देर बाद अनिका को होश आया। वो सबसे पहले एनी के बारे में पूछती है। एनी को देखकर उसका ध्यान अथर पर गया। अनिका, अरे आप मुझे यहाँ लाए। अथर, वो सब छोड़ो, ये बताओ कि अचानक बेहोश कैसे हो गई, वो भी मेरी बाहों में। कोई और नहीं मिला तुम्हें? अनिका, वो क्या है ना, पहली बार किसी इतने ज़्यादा हैंडसम लड़के की बाहों में जाकर गिरी थी तो खुशी संभाल ही नहीं गई मुझसे और मैं बेहोश हो गई। अथर, व्हाट, क्या बोल रही हो तुम? अनिका, मेरा मतलब है आप इतने हैंडसम हैं और आपका चेहरा इतने करीब से देखा ना पहली बार। आपकी खूबसूरत आंखें तो मैं सह नहीं पाई और बेहोश हो गई। अनिका बिना झिझके सब बोल देती है। अथर थोड़ा झेप गया। उसे इस बेवकूफ़ लड़की पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अथर बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। बाहर आकर अथर को याद आया वो अपना फ़ोन भूल गया। वो अंदर आ रहा था कि एनी की बातें सुनकर रुक गया। एनी, ओ गॉड, एक मैच्योर मम्मा नहीं दे सकते थे आप मुझे? अनिका, एनी, तुम्हारी मम्मा बहुत मैच्योर है। एनी, आप और मैच्योर बिल्कुल भी नहीं, आप बहुत ज़िद्दी हैं। अनिका, जाओ, मुझे बात ही नहीं करनी तुमसे। तुम हमेशा मेरा मजाक बनाती रहती हो। एनी, मुझसे बात नहीं करोगी तो किससे बात करोगी आप? अनिका, हाँ ये भी है, तुमसे बात नहीं करूँगी तो किससे करूँगी? तुम्हारे अलावा है ही कौन मेरा? एनी, डोंट बी सैड मम्मा, आई एम ऑलवेज विद यू, प्रॉमिस। अनिका, अच्छा चलो, हमें होटल भी जाना है। एनी, ओके चलो। एनी उसका हाथ पकड़ लेती है। अनिका उसके साथ चल दी। अथर एक साइड को हो गया। अनिका चली गई। अथर अपना फ़ोन लेकर आया। अथर अभी होटल ही जा रहा था कि रास्ते में अनिका और एनी को देखकर रुक गया। दोनों पैदल ही चलते हुए जा रही थी। अथर को सोचकर उसके सामने अपनी गाड़ी रोक देता है। अनिका बिना सोचे समझे गाड़ी में बैठ गई। रास्ते भर अनिका बस बातें ही कर रही थी। अथर और एनी बस में जवाब दे रहे थे। दोनों एक ही साथ बोलते और फिर एक दूसरे को देखते। अनिका का ध्यान बस बोलने में था। वो अथर को थैंक यू बोलने सज लेकर पेरिस की पॉलिटेक्निक तक पहुंच गई थी। बातें करते करते एनी को तो आदत थी पर अथर अब इरिटेट हो चुका था। सरताज, निहिरा, वीशी तीनों वापस आ चुके थे। वीशी थक कर सो गई थी। निहिरा बालकनी में सरताज की माँ से फ़ोन पर बातें कर रही थी। सरताज अपने फ़ोन में कुछ देख रहा था। दोस्तों, इस कहानी को आगे देखने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग। क्या अथर की ज़िंदगी में निहिरा वापस आती है? क्या सरताज अपनी पत्नी निहिरा को माफ़ कर देता है या फिर अथर की ज़िंदगी में अनिका दुल्हन बनकर आती है? ये सब देखने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग, जो कि बहुत ही जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। यहाँ तक कहानी को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू।